आनंद राठी वेल्थ के डायरेक्टर ऋषिकेश पालवे और मनी फ्रंट के सीईओ मोहित गांग हमारे साथ है। ऋषिकेश और मोहित, आप दोनों का बहुत स्वागत है मनी गुरु के आज के इस खास कार्यक्रम में। ऋषिकेश, थोड़ा सा अगर हम समझें आंकड़ों के जरिए, जैसे मोहित ने भी बताया कि लाखों करोड़ रुपए आए हैं एनएफओ में ही इन्वेस्टमेंट के जरिए। एएमसीज काफी ज्यादा उत्साही रहती है नए नए फंड लाने में। इस साल भी हमने फाइनेंशियल ईयर 24 में ही देखा कुल 107 एनएफओ अब तक आए हैं। जरा थोड़ा बताएंगे कि क्या खास रहा है, खासतौर पर बिल्कुल हालिया टाइम में जो एनएफओज आए हैं, क्या स्पेशलिटी रही है उनकी? नमस्ते स्वाति जी, मोहित जी नमस्ते और सारे दर्शकों को नमस्ते। तो हमने देखा है कि हाल फिलहाल में पिछले कुछ सालों में काफी बढ़ोतरी हुई है एनएफओ मार्केट में। क्या होता है जब मार्केट तेजी में होता है तब रिटेल इन्वेस्टर जो है वो निवेश करने के लिए इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज ढूंढते रहते हैं और एएमसीज भी ये जान लेती है कि डिमांड काफी बढ़ चुका है निवेश के लिए। तो उस हिसाब से वो अपना सप्लाई भी बढ़ा देते हैं। सप्लाई बढ़ाने का एक जरिया है एनएफओस के द्वारा। तो इस हिसाब से एनएफओस का मार्केट काफी बढ़ते हुए दिखता है। अगर हम आंकड़े देखें, जैसे मोहित जी ने भी कहा कि 2017 में देखें तो 7 एनएफओस आए थे, 18 में 15 आए थे, 19 में 38 आए थे, 21 में 42 आए थे, 22-23 में करीब 80-82 आए थे और पिछले साल 2024 में 107 एनएफओस आए थे। इसका कारण यही है कि सप्लाई एक क्रिएट किया जाता है डिमांड को केटर करने के लिए। दूसरी चीज होती है, एक बहुत बड़ा मिथ होता है एनएफओस को लेके कि क्योंकि उसका इनिशियल ऑफर प्राइस 10 रुपए का होता है तो लोगों को लगता है कि सस्ते दाम में उनको यूनिट्स मिल रहे हैं और अगर उनको सस्ते दाम में यूनिट्स मिल रहे हैं तो ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई होगी। लेकिन ये मिथ होता है। हमने एक स्टडी करके देखा कि एक एनएफओ, फ्लेक्सी कैप एनएफओ वर्सेस एक फ्लेक्सी कैप फंड जो 3 साल से ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड रखता है, उन दोनों के कंपैरिजन में एक साल का रिटर्न क्या हुआ। तो एनएफओ का रिटर्न हुआ करीबन 40% और फ्लेक्सी कैप फंड का रिटर्न हुआ करीबन 42%। तो ये जानने में मैंने ये कह रहा हूँ कि 2% से ज्यादा रिटर्न बनाया फ्लेक्सी कैप फंड ने। लेकिन अगर आप रिटर्न्स देखो तो लार्जली सिमिलर रिटर्न्स दिया है दोनों भी फंड्स ने। तो एनएफओ में डालने से कोई ज्यादा फायदा होता है क्या? उसका उत्तर नहीं है। और आपने जैसे कहा कि 2024 ने करीबन 107 एनएफओस देखे थे, उसका ब्रेकअप देखे तो जैसे आपने भी कहा कि थीम बेस्ड होता है, इंडेक्स फंड बेस्ड होता है। ओपन एंडेड डाइवर्सिफाइड फंड्स केवल 19 थे 107 में से। 38 जो थे वो सेक्टर फंड्स थे और करीबन 50 जो थे वो इंडेक्स फंड्स थे। तो इस हिसाब का ब्रेकअप दिखाया जाता है कि जहां पे मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट एनएफओस जो होते हैं वो सेक्टर फंड्स या फिर इंडेक्स फंड्स होते हैं। ओके। बिल्कुल। और ऋषिकेश, कोई एक नया फंड जब बाजार में आया है तो हमेशा, जैसा बात अब तक चर्चा भी करते आ रहे हैं कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती, आपको थोड़ा समझिए परखिए उसके बाद आप उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। पर कई बार ऐसा भी होता है, इन्वेस्टर सोचते हैं हम क्या कुछ अपॉर्चुनिटी खो रहे हैं। तो जरा ये बताइए कि क्या फायदे भी हो सकते हैं इसके, किन के लिए फायदेमंद हो सकता है कि एनएफओ पीरियड में शायद वो एक अपॉर्चुनिटी उनके पास आ जाए इन्वेस्ट करने की। तो एनएफओ पीरियड में किसी फंड में इन्वेस्ट करने के फायदे क्या हो सकते हैं? स्वाति जी, फायदे तो काफी कम है और मैं मोहित जी से अग्री करता हूँ कि फायदे काफी कम है। लेकिन अगर फायदे देखने ही हैं तो 3-4 फायदे हो सकते हैं। सर्वप्रथम यह है कि अगर आपको कोई थीम या सेक्टर में एलोकेशन करना है और वहां पे आपका एलोकेशन नहीं है और अगर कोई फंड मैनेजर है वो काफी अच्छा है जिनके साथ आपको निवेश करना है, तो एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि आप उनके साथ निवेश कर सकते हो। दूसरा फायदा ये हो सकता है कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि इनिशियल ऑफर प्राइस केवल मात्र 10 रुपए का होता है। तो छोटी राशि जो है और ज्यादा यूनिट्स वो पाया जा सकता है, लेकिन वो इतना भी बड़ा बेनिफिट नहीं होता है। उसके नुकसान काफी ज्यादा हो सकते हैं, फायदे बहुत ही कम होते हैं। पर ये दो फायदे के बारे में मैं अभी बात करना चाहूंगा। लेकिन काफी सारी चीजें पीछे छूट जाती है अगर आप एनएफओ में निवेश करते हो। जैसे आपको पास्ट परफॉर्मेंस पता नहीं चलता है, फिर आपको मेजरली थीम कौन सी होती है उस अनुसार निवेश करना होता है। डिस्क्लोजर्स नहीं होते जहाँ पे आपको पता नहीं चलता कि पोर्टफोलियो क्या होने वाला है, कितना प्रतिशत कौन से कंपनी में जाने वाला है। और
सबसे प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन ये होती है कि एक्सपेंस रेशियोज जो होते हैं वो काफ़ी हद तक ज़्यादा होते हैं, क्योंकि राशि कम होती है, साइज ऑफ द फंड कम होता है, उसकी वजह से करीबन 2 से 2.5% के बीच में एक्सपेंस रेशियो पाया जाता है, जबकि नॉर्मल सिचुएशन में करीबन 1.5% का एक्सपेंस रेशियो पाया जाता है। तो फायदे काफ़ी कम हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स कंसर्न्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं एनएफओज में निवेश करने के लिए। एक ऋषिकेश, क्या ये एक सही तरीका ये भी रह सकता है कि क्योंकि जो ओपन एंडेड एनएफओज होते हैं वो आपको मौका देते हैं अपना जो उनकी सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म होने के बाद भी, एनएफओ पीरियड खत्म होने के बाद फिर वो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या वो थोड़ा इंतजार भी काफी रह सकता है कि इन्वेस्टर के लिए नए फंड में इन्वेस्ट करने का, या फिर एक ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड बिल्डअप होने का आप सजेस्ट करेंगे? जी स्वाति जी, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर एक ट्रैक रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हो जाए, एक परफॉर्मेंस रिकॉर्ड एस्टैब्लिश हो जाए, 2-3 साल, करीबन 3 साल का समय देना चाहिए किसी भी फंड को मार्केट प्लेस में रहने के लिए, क्योंकि 3 सालों में ये पता चल जाता है कि फंड का रिएक्शन कैसे है, फंड मैनेजर का रिएक्शन कैसे है। क्योंकि काफी सारे मार्केट साइकिल्स आते हैं, तेजी का टाइम आता है, मंदी का टाइम आता है। उन साइकिल्स में फंड मैनेजर या फंड का कैसा बर्ताव रहा है। दूसरी चीज ये है कि रिस्क कंपोनेंट जो है बीटा, बीटा जो जिसका कैलकुलेट होता है, अब वो तभी कैलकुलेट हो सकता है जब आप एक समय मार्केट प्लेस में बिताओ, तब जाके उसका बीटा, उसका जर्नी पता चलता है कितना रिस्की है इन कंपैरिजन टू निफ्टी या एनी अदर इंडेक्स। तो उसका अगर बीटा इवेल्युएट करना है, कंप्यूट करना है, तो उसको एक समय, 3 साल या ज्यादा का समय बिताना पड़ेगा मार्केट प्लेस में। तीसरी बात यह है कि एक पोर्टफोलियो का पता चलता है कि कितना प्रतिशत कौन से कंपनीज में निवेश किया गया है। एक पूरा पोर्टफोलियो पता चलता है कि कौन सी कंपनीज है। हर महीने वो पोर्टफोलियोज पब्लिश होते हैं, पता चलता है कौन से कंपनीज में उस फंड ने निवेश किया हुआ है, तो डिस्क्लोजर हो जाता है। तो ये सारी चीजें काफी हद तक एस्टैब्लिश हो जाती है अगर आप 2-3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड लेके फिर निवेश करो। तो मेरा सुझाव ये रहा कि आप निवेश करो इन फंड्स में, फ्लेक्सी कैप हो या कोई अदर फंड हो, उसमें निवेश करो, लेकिन उसको 3 साल का टाइम बिताने दो मार्केट प्लेस में। आज तुम्हारे पास 700-750 फंड्स अवेलेबल है मार्केट प्लेस में, उसमें से आपने को चुनाव करना होता है करीबन 10 से 15 फंड्स का एक पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अभी ये 10 से 15 फंड्स का पोर्टफोलियो बनाने के लिए मुझे एनएफओ का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये 700-750 फंड जो अवेलेबल है मार्केट प्लेस में, मैं अपने 15 फंड इनमें से चुनाव करूंगा, और ना कि मैं एक नए एनएफओ के आधार पे निवेश करूं। ओके, बिल्कुल, ये समझना जरूरी है कि आप एक ट्रैक रिकॉर्ड बिल्डअप कीजिए एक किसी एक फंड का, उसके बाद उसमें आप इन्वेस्ट कीजिए। वेरी क्विकली ऋषिकेश, आपके नजर में फिर वैसा जो एक विनिंग कॉम्बिनेशन, जो टीम कॉम्बिनेशन फंड्स का हो, वो कैसा होना चाहिए? मेरे हिसाब से सर्वप्रथम आपको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का एलोकेशन कितना होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से लार्ज कैप में करीबन 50% का निवेश करना चाहिए, मिड कैप में करीबन 25% का करना चाहिए, और बचे 25% जो है वो स्मॉल कैप में करने चाहिए। इस हिसाब से आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करना जरूरी है। बचा कौन से फंड्स में निवेश करना चाहिए एक अच्छी टीम बनाने के लिए, जैसे मोहित जी ने कहा, मेरे नजर में एक आईसीआईसीआई प्रू फोकस्ड इक्विटी फंड है, इसमें निवेश करना चाहिए। इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड, स्मॉल कैप में काफी ज्यादा पोटेंशियल है ये साल, पिछले साल भी काफी हद तक पोटेंशियल था, ये साल भी काफी हद तक पोटेंशियल है, तो इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप फंड में डालना चाहिए। कोटक मल्टी कैप फंड में डालना चाहिए, जैसे मैंने पिछली बार भी बोला था। जीएसपी इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड है जिसमें आपने निवेश करना चाहिए। एसबीआई कॉन्ट्रा, ये मार्केट साइकिल के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें आप निवेश कर सकते हो। तो आप इस हिसाब से एक कॉम्बिनेशन बनाओगे तो एक अच्छी टीम बन सकती है। बिल्कुल, तो एक ट्राइड एंड ट्रस्टेड कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं अपने पोर्टफोलियो के लिए। फिर भी कोई थीम आपके, कोई फ्लेवर आपके अगर पोर्टफोलियो में मिसिंग है, तो आप एनएफओ के जरिए जिसको आप एड्रेस करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन सोच समझकर एक एडवाइजर की मदद लेकर भी आप ये फैसले ले सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको राय दी है, और इसी के लिए हम ऋषिकेश और मोहित, आप दोनों का धन्यवाद करते हैं इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।